हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर आज इवोल्यूशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में तो सब इसमें पढ़ेंगे क्या हम? तो इसमें पढ़ेंगे बेटा लेमार्क के बारे में, यानी लेमार्कियन थ्योरी एंड डार्विन के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेमार्क के बारे में। किन्होंने प्रपोज किया था? लेमार्क ने। लेमार्क थे कहाँ के बेटा? फ्रांस के थे, इसीलिए इन्हें बोला जाता। फ्रेंच और नेचर लवर थे, तो क्या नेचुरलिस्ट है। कौन थे बेटा? फ्रेंच नेचुरलिस्ट। कौन थे? फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लेमार्क। क्लियर? इनकी एक बुक थी फिलोसफिक जूलॉजी। क्या बुक का नाम है बेटा? फिलोसफिक जूलॉजिक। आप चाहे याद करें या ना करें, फिर भी बुक कौन सी है? फिलोसफिक जूलॉजिक। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट क्या नाम है बेटा उसका? यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। क्लियर? जिस आर्गन का आप जितना यूज करेंगे वो उतना स्ट्रांग होगा, और जिस आर्गन को आप यूज करना बंद कर देंगे वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। यही है थ्योरी कौन सी बेटा? यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन इनका कॉन्सेप्ट था। इसके साथ साथ इन्होंने एक पॉइंट और बताया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, यानी सोमैटिक करेक्टर। अब जो इन्होंने क्या दूसरा पॉइंट बताया बेटा? जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। क्लियर है? जैसे कोई वेट लिफ्टर है, वेट उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया? वो बॉडी बिल्डर होगा, बॉडी उसकी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। क्लियर है? वही करेक्टर यानी उसके जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे? बॉडी बिल्डर। किसका कहना था बेटा? किसका? लेमार्क का। ठीक है? इन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए थे। कितने पोस्टुलेट दिए थे? 4। पहली थी टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। क्या है बेटा? टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। इनकी टेंडेंसी थी किसी भी बॉडी पार्ट की साइज को इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज कर सकते थे? बाई वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स कब लगता था? तब लगता था जब कोई भी बॉडी का पार्ट क्या करता था? एक्टिव वर्क करता था, उसमें एक वाइटल फोर्स लगता था, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती थी? साइज इंक्रीज कर जाती थी। अब दूसरे पोस्टुलेट की अगर बात करें बेटा, तो उसमें क्या डेवलप होता है? न्यू ऑर्गन डेवलप होता है। कब? जब नीड होता है किसी ऑर्गेनिज्म की। समझिए कैसे। मान लीजिए कोई वेट लिफ्टर है, उसने वेट उठाया, जाहिर सी बात है उसका वो पार्टिकुलर ऑर्गन यानी शोल्डर क्या हुए? उसके मजबूत हुए। आगे यही करेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में गया, नेक्स्ट जनरेशन में गया। क्लियर है? आगे धीरे धीरे करते करते कई जनरेशन के बाद क्या हुआ? एक ऑर्गन ही डेवलप हो गया। कौन सा ऑर्गन? जो उसे क्या करते? जो उसे नीड थी किस लिए बेटा? अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यही था सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ लेमार्क। लेमार्क का क्या था बेटा? सेकेंड पोस्टुलेट। ठीक है? अब बात करते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ लेमार्क की। कौन सा है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ आर्गन। आर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है? यूज ऑफ आर्गन। जिस आर्गन का जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे वो आर्गन उतना ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 3 पोस्टुलेट आप जान लिए। पहला टेंडेंसी टू इंक्रीज साइज। कैसे इंक्रीज होती है? बाई वाइटल फोर्स। दूसरा, जब किसी ऑर्गेनिज्म को नीड होगी किसी नए ऑर्गन की, तो ऑर्गन का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन कैसे होगा? जितना यूज हम करेंगे किसको? किसी बॉडी पार्ट को, वो ऑर्गन उतना ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ वन ट्रांसफर टू द ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग। मतलब जितने भी करेक्टर हम एक्वायर्ड करेंगे अपने लाइफ टाइम में, वो कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन में। यानी हमारे करेक्टर जितना हम लाइफ टाइम में एक्वायर्ड कर रहे हैं, यानी जैसे आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तो आपके बच्चे जब होंगे तो क्लास 12 तक पढ़े रहेंगे। ये इनका कहने का मतलब था। लेकिन इनका यही लास्ट पॉइंट को ही डिस्कार्ड कर दिया था बीशमैन ने। किसने बेटा? बीशमैन ने। इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। किन्होंने दिया बेटा? बीशमैन ने। इन्होंने बताया 2 तरीके के एनिमल में सेल होते हैं, एक सोमैटोप्लाज्म, दूसरा जर्मप्लाज्म। इनका ये कहने था जो सोमैटिक सेल यानी जो हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं वो चीज़ें नहीं जाती नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी सेल जाती हैं? जो जर्मप्लाज्म, जर्म के थ्रू आती हैं, वहीं कहा जाती हैं बेटा? नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन के बारे में आपको ये फेमस डायग्राम देखना चाहिए जो एवोल्यूशन को शो करता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिया गया है किसका? जिराफ का। किसका बेटा? जिराफ का।
अगर इस डायग्राम की बात करें बेटा तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हर बेंच सिर्फ नीचे रहती थी। जिराफ क्या करता था, आराम से ग्रेजिंग करता था, उसकी जो नेक थी वो नॉर्मल साइज की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट में डेवलपमेंट हुआ और प्लांट की हाइट क्या होती गई बेटा, इंक्रीज, ज़्यादा होती गई। तो जो उसके लीफ वगैरह थे वो भी कहाँ पहुँच गए, ऊपर। अब क्या करना पड़ता, जिराफ को क्या इजीली ये खाने को मिलता नहीं, तो उसने क्या किया, बार बार ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, हमने अपने नेक का यूज करना स्टार्ट किया, आगे और नेक यूज किया, ये आगे और नेक यूज किया, धीरे धीरे वो नेक जब यूज करता रहा, क्योंकि प्लांट की हाइट बढ़ती रही, एक समय ऐसा है कि जो जिराफ हुए उनकी नेक क्या हुई बेटा, अपने आप ज़्यादा। इसी को लेकर इन्होंने बताया कि जो भी करेक्टर इन्होंने एक्वायर्ड किया पूरी लाइफ जिराफ ने, वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप जाने लगा। क्लियर है बेटा। बेटा अब लेमार्क के बाद हम बात करेंगे डार्विनिज्म की। किसकी, डार्विनिज्म की बारे में बात करें। उससे पहले हम आपको बता दें, जब हम एडॉप्टिव रेडिएशन पढ़ाए थे तो उस समय भी डार्विन के बारे में कुछ बातें बताई थी। लाइक ये कहाँ गए थे, सी वॉयेज यानी यात्रा पे गए हुए थे। किस आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे। क्लियर है बेटा। किस शिप से, HMS बीगल शिप से गए थे। ये चीज़ें हम पहले बता चुके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा किसकी, बात करें डार्विनिज्म की, तो ये भी एक नेचुरलिस्ट थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। कहाँ के नेचुरलिस्ट थे, इंग्लैंड के थे। नेचुरलिस्ट का क्या मतलब होता है बेटा, नेचर लवर। ठीक है। इन्होंने बताया जो इवोल्यूशन है वो अकर्ड होता है कैसे, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब स्लो, यानी धीरे धीरे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। इनकी एक बुक थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी बुक थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब आई थी, 1859 में। ठीक है बेटा। ये जो बुक आई थी किससे इन्फ्लुएंस होके लाए थे, तो TR माल्थस। किससे, TR माल्थस से इतने इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने एक बुक लिख डाली जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। TR माल्थस के किस बुक से, अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, किस बुक से इन्फ्लुएंस थे, तो एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये TR माल्थस की बुक थी, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिससे डार्विन इतने इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने क्या किया, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक लिख दी इनको कॉपी करते हुए। ठीक है बेटा। इस बुक के बारे में बताया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक में क्या बताया गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसके बारे में बताया गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वायलेस। क्या नाम था, अल्फ्रेड वायलेस। बेटा एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया, आप लिख लीजिएगा। क्या नाम है, सपोर्ट किया था अल्फ्रेड वायलेस। वो भी क्या थे, एक नेचुरलिस्ट थे। क्लियर बेटा। अगर बात करें नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, तो इसमें 6 की पॉइंट हैं। कितने की पॉइंट हैं, 6। पहला हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन में हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर बात करें हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, कि इसका मतलब सिंपल सा है कि नेचर क्या करती है, हर ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड कैपेसिटी देती है। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर यहीं बात करें दूसरा पॉइंट, तो दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जो नेचर ने रिसोर्स दिए हैं वो क्या बेटा, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। यानी नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तब भी क्या होगा, टोटल नंबर कांस्टेंट रहेंगे। क्यों कांस्टेंट रहेंगे, ये इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में बताया। किस में बताया है, थर्ड पॉइंट। अगर बात करें बेटा थर्ड पॉइंट की, 6 की पॉइंट में पहला क्या था, पहला था रिप्रोडक्शन क्या हो बेटा, अनलिमिटेड। दूसरा क्या था, रिसोर्सेज लिमिटेड। तीसरा पॉइंट है पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज। अगर बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कैसा होता है, स्टेबल इन साइज। स्टेबल इन साइज का क्या मतलब है, अभी हमने बताया रिप्रोडक्शन अनलिमिटेड है, तो जाहिर सी बात पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो दो स्पीसीज में क्या होगा बेटा, कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन होगा। कंपटीशन का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मान लीजिए कोई स्पीसीज है उसके 100 मेंबर हैं, क्लियर है। दूसरी स्पीसीज है उसके भी 100 मेंबर हैं, या
ठीक है बेटा। अब दोनों में क्या होगा, कंपटीशन, किसके लिए, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब फूड के लिए। अब लड़ाई हुई, जो स्पीसीज जीतेगी वही, उसी के मेंबर आगे चल के सरवाइव करेंगे। यही का मतलब है बेटा कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर बात करें कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज की टू टाइप होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब बेटा होता है बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, इंट्रा मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर कंपटीशन, क्लियर है। और इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन हो तो इसे क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है बेटा। बेटा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड। क्या होता है, मोस्ट ऑफ वेरिएशन इनहेरिटेड। इसका क्या मतलब होता है, जो भी वेरिएशन हो रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड। अगर बात करें वेरिएशन इनहेरिटेड का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। पहली बात, इसमें वेरिएशन जैसा कैसा होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअस यानी लगातार वेरिएशन चल रहा है। ठीक है। अगर बात करें कंटिन्यूअस वेरिएशन के टू टाइप के होते हैं बेटा, एक एडॉप्टिव, दूसरा नॉन एडॉप्टिव। एक एडॉप्टिव, दूसरा नॉन एडॉप्टिव। अगर हम बात करें बेटा एडॉप्टिव वेरिएशन की, किसकी बात करें बेटा, अगर हम बात करें बेटा एडॉप्टिव वेरिएशन की, दूसरा कौन है, नॉन एडॉप्टिव। एडॉप्टिव वेरिएशन कौन होता है, जिसको नेचर सेलेक्ट करती है। कौन सेलेक्ट करती है, नेचर एडॉप्ट करती है वेरिएशन करने के लिए, उसे कहते हैं एडॉप्टिव वेरिएशन। और जो वेरिएशन को नेचर नहीं सपोर्ट करती उसे कहते हैं नॉन एडॉप्टिव वेरिएशन। नॉन एडॉप्टिव वेरिएशन क्या होता है बेटा, हार्मफुल होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, उसे नेचर सेलेक्ट नहीं करती। वहीं एडॉप्टिव वेरिएशन क्या होता है बेटा, यूजफुल वेरिएशन होता है, रिप्रोड्यूस लीव मोर प्रोजेनी, क्लियर है। और जब जाहिर सी बात है अगर एडॉप्टिव है, नेचर इसे पसंद करेगी तो रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, और इसी को नेचर क्या कर लेगी, सेलेक्ट। इसी को बोला जाता है क्या बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि उसे नेचर ने सेलेक्ट किया है। क्लियर बेटा। अब 6 पॉइंट का अगर बात करें, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। किसकी बात करेंगे हम, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी जितनी भी पॉइंट थे अभी तक सबसे इंड रिजल्ट जो था वो थी फिटनेस। क्या, फिटनेस। जो जितना फिट होगा नेचर उसे ही उतना सेलेक्ट करेगी, क्लियर है। और बाद में वही उतना प्रोडक्शन करेगा, उसी की स्पीसीज आगे बढ़ेगी। यही है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। यानी फिटनेस इज द इन रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट गेट सेलेक्टेड बाई नेचर, गेट सेलेक्टेड बाई नेचर। ठीक है बेटा, ये हो गए 6 की पॉइंट ऑफ डार्विन। यहीं पे अगर बात करें बेटा डार्विन के, डार्विन ने 2 की कॉन्सेप्ट दिए थे। कितने कॉन्सेप्ट, 2 की कॉन्सेप्ट दिए थे। एक था बेटा कौन सा, ब्रांचिंग डिसेंट। क्या था, ब्रांचिंग डिसेंट। दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। तो 2 की पॉइंट जो डार्विन साहब ने दिए थे कौन कौन से हैं, ब्रांचिंग डिसेंट है, नेचुरल सिलेक्शन। अगर बात करें ब्रांचिंग डिसेंट, तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे हमने आपको एडॉप्टिव रेडिएशन में बता रखा है, क्या बताया था कि एक सीड ईटिंग कौन सी थी, सीड ईटिंग फिंचेस थी। कौन सी फिंच थी बेटा, सीड ईटिंग क्या खाती थी, सीड खाती थी, क्लियर है। लेकिन वो अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग आइलैंड पे पहुंची, सीड ईटिंग फिंचेस। ठीक है बेटा। अब कहीं पे पहुंच के कैक्टस खाने के लिए अपने आप को डेवलप, कहीं पे पहुंच के अपने आप को फ्रूट खाने के लिए डेवलप कर रही है, क्लियर बेटा। हो सकता है ये जो कैक्टस खाने वाली हो डेवलप तो हो, लेकिन बाद में वहाँ पे कैक्टस उसे खाने को ना मिले, ये मारी जाए, क्लियर बेटा। लेकिन ये फ्रूट ईटिंग बेट, वहाँ फ्रूट प्रॉपर मिलता रहे, ये फ्रूट खाती रही, ये और आगे डेवलप होगी, क्लियर। ये जो ब्रांचेस बन रही है इसी को कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। क्या कहते हैं बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट। इस ब्रांचिंग डिसेंट को सिलेक्ट कौन करता है, तो नेचर सेलेक्ट करता है। कौन बेटा, नेचर। इसीलिए बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ
इवोल्यूशन। क्या बोला जाता है इसे, नेचुरल सिलेक्शन को? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन यानी ड्राइविंग फोर्स। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन इंसेस्टर, एक ही कॉमन इंसेस्टर से नई स्पीसीज क्या हुई, जनरेट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। क्लियर है? तो आपको पॉइंट याद रखना है। टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन कौन कौन से हैं बेटा? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। बेटा डार्विन ने एक स्टेटमेंट दी, डार्विन सेड दैट, डार्विन ने कहा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ, जो रेट है अपीयरेंस, किसका अपीयरेंस का बेटा? नई लाइफ का, और डिपेंड करता है लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पॉन, किस पे डिपेंड करता है बेटा? लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पॉन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? जब जितना भी नई लाइफ में क्या क्या वेरिएशन हो रहा है बेटा, वो कहाँ पे जाएगा? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। इस बात को उन्होंने समझाने के लिए क्या लिया बेटा? माइक्रोबियल कॉलोनी ली। माइक्रोबियल कॉलोनी क्यों ली उन्होंने? क्योंकि उसमें हाई कैपेबिलिटी होती है क्या? फास्ट डिवीजन की। क्या डिवीजन की बेटा? एबिलिटी ऑफ डिवीजन मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विथ इन आवर। फास्ट एबिलिटी होती है किसका, किसमें बेटा? डिवीजन की। मिलियंस ऑफ माइक्रोब बन जाते हैं किसमें बेटा? विथ इन आवर। क्लियर? तो उन्होंने माइक्रोब में क्या लिया बेटा? बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, कि आपको पता है एवरी बैक्टीरिया 30 मिनट में डबल हो जाते हैं। ठीक है, उसे एक मीडियम में जाना जिसका नाम है मीडियम है। उन्होंने देखा मीडियम में जो कॉलोनी ए है वो मोर बैक्टीरिया ग्रो, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया क्या है अभी सर्वा, कुछ तो बैक्टीरिया यहीं से गायब हो गए। कहाँ पे? जो मीडियम ए था इसी में बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए, जो बचे वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं बेटा? ए कॉलोनी में। ठीक है, इसी जो बैक्टीरिया ए कॉलोनी में ग्रो कर रहे हैं उन्हें नई कंडीशन दी गई। क्या दिया गया? नई कंडीशन, यही नया इन्वायरमेंट जब दिया गया तो उन्होंने देखा मीडियम बी में कुछ ही बैक्टीरिया क्या कर पा रहे हैं बेटा? सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? सर्वाइव। तो इन्होंने बताया, क्या बताया? ओनली फ्यू बैक्टीरिया ग्रो इन मीडियम बी। देखिए मीडियम ए में क्या था? बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, लेकिन मीडियम बी में उसमें से भी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या कर गए? मर गए। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया बी की कॉलोनी है वो क्या है बेटा? ज़्यादा इवॉल्व है, ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा फिट है, और ज़्यादा फिट है तो यही होगी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए बेटा? फॉर न्यू स्पीसीज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज। वहीं आप नोट एक पॉइंट है, फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशन। अगर नई कंडीशन की बात करें तो फिटनेस बी की फिटनेस किससे ज़्यादा अच्छी है बेटा? ए की, क्योंकि ए कॉलोनी में जो बैक्टीरिया थे उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया जब बी कॉलोनी में गए, बी मीडियम में गए तो क्या कर गए? मर गए। इसीलिए कौन बेटर है? फिट कौन ज़्यादा है? जो बैक्टीरिया कहाँ पे हैं? बी कॉलोनी में है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा अगर क्या हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिया गया है फिश एंड फाउल। अगर हम फिश एंड फाउल लेते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, हमें रिजल्ट जानने के लिए बहुत सारे साल लग जाएंगे, बहुत सारे ईयर लग जाएंगे। रीजन है उनका लाइफ स्पान क्या होता है? ज़्यादा होता है ना, जिसका जितना लाइफ स्पान होगा उसमें वेरिएशन उतना स्लो होगा। आगे अगर हम बात करें बेटा तो थ्योरी ऑफ डार्विन, डार्विन की और थ्योरी कौन सी है? अभी आपने देखा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देख लिया, अब कौन सी और थ्योरी है? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कौन है बेटा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दूसरा थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या है बेटा? थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। एक और थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। क्या है? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस थ्योरी डार्विन साहब ने बाद में दिया। उन्होंने बताया जितने भी सेल्स होते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं हर एक बॉडी के हर एक सेल से, वो बाद में नेक्स्ट जनरेशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसे रिजेक्ट किया था किसने बेटा? बीजमैन ने। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, उन्होंने बताया था सिर्फ जर्म प्लाज्म ही है जो कहाँ पे? नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, सोमेटोप्लाज्म नहीं जाता। और डार्विन के बेटा सक्सेस होने का उनके पीछे सबसे मेन रीजन है उनके सक्सेस होने का, वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। वेरिएशन कैसा था बेटा? इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सके। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की।
अब हम बात करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है? अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशन की जो ऑरिजिन क्या है? केवल सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन है वेरिएशन के लिए? नहीं, और सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम क्या बताएंगे। जैसे मेंडल ने बताया था किस बारे में? फैक्टर। फैक्टर क्या था बेटा? इनहेरिटेबल था, बट डार्विन इग्नोर एंड केप्ट साइलेंट। लेकिन डार्विन इसे इग्नोर किए, उन्होंने फैक्टर जैसे उन्होंने बताया था, किसने? मेंडल ने, कि फैक्टर क्या होता है? इनहेरिटेबल, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। लेकिन डार्विन जानते हुए, क्योंकि मेंडल पहले बता चुके थे, जानते हुए भी डार्विन क्या किए? शांत रहे, उसे इग्नोर किए। ठीक है बेटा, तो आई कौन सी थ्योरी बेटा? म्यूटेशन थ्योरी। अब म्यूटेशन थ्योरी में क्या हुआ? अभी तक जो हमें पता चला, क्या पता चला था कि जो डार्विन साहब थे उन्होंने बताया था क्या? स्लो होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल क्या होता है? म्यूटेशन या वेरिएशन। लेकिन ह्यूगो डे व्रिज साहब आए, उन्होंने कब आए थे? फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में है। उन्होंने वर्क किया था किसने? इवनिंग प्रिमरोज या ओनिथोरा लैमेरिकियाना प्लांट में। ठीक है बेटा, इन्होंने थ्योरी क्या दी? लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन म्यूटेशन कैस इवोल्यूशन। उन्होंने बताया, अभी तक जो बता रहे थे डार्विन या लैमार्क, कि स्लो होता है। स्लो मतलब सडन नहीं होता, स्लो एंड ग्रेजुअल क्या होता है? वेरिएशन होता है। लेकिन ह्यूगो डे व्रिज ने बताया कि जो म्यूटेशन है होता है वो कैसे होता है बेटा? अचानक होता है, सडन होता है और फास्ट होता है, सडन एंड फास्ट। क्लियर? और यही आगे किसकी तरफ बढ़ाता है बेटा? किसकी तरफ? इवोल्यूशन की तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपैरिजन डार्विन एंड ह्यूगो डे व्रिज का। क्लियर? अगर हम बेटा डार्विन एंड ह्यूगो डे व्रिज का कंपैरिजन करें तो डार्विन ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था वेरिएशन आर स्मॉल। क्या होता है? वेरिएशन स्मॉल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है यानी लगातार होता है, डायरेक्शनल एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और एडॉप्टिव होता है। एडॉप्टिव मतलब जिसे नेचर अपनी तरफ से सिलेक्ट करे। वहीं अगर बात करें ह्यूगो डे व्रिज के, तो उन्होंने बताया था वेरिएशन लार्ज होता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस था तो इन्होंने बताया कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। उन्होंने डायरेक्शनल डार्विन ने बताया तो इन्होंने बताया नॉन डायरेक्शनल होता है। उन्हें बताया एडॉप्टिव होता है तो इन्होंने बता दिया रैंडम होता है, कहीं से भी हो सकता है वेरिएशन। ऐसा नीड नहीं है कि नेचर ही बताए तभी वेरिएशन होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था इवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल। इवोल्यूशन क्या होता है? स्लो होता है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है। लेकिन इन्होंने बताया इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज सडन एंड स्पेसिएशन अकर इन अ सिंगल स्टेप। स्पेसिएशन मतलब डेवलपमेंट। क्या होता है बेटा? सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाता है, जिसे कहते हैं साल्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा? साल्टेशन। साल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ एवोल्यूशन से इन नेक्स्ट क्लास।